हाय गुड आफ्टरनून। मार्केट के पंचनामा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक्सपेक्टेड था भाई, एक बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, उससे पहले वॉलेटाइल सेशन प्ले आउट होगा। हालांकि वैसे शुरुआत में क्या हुआ था, एक सुस्त शुरुआत हुई थी क्योंकि ग्लोबली। अच्छा, इस बीच आप लोग अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे, जहाँ जहाँ मैं तीनों खोल के बैठा हूँ। कुछ कुछ सवाल भी उस पर भी अपन बातचीत करेंगे, कुछ स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन शुरुआत आज के थोड़े से मार्केट के मूड के साथ। तो शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि आज ग्लोबल हैंडओवर मिला जुला था। भाई, बड़े इवेंट से पहले दुनिया भर के बाजार थोड़े से कॉशियस थे, पर इंटरेस्टिंगली उस शुरुआती ठंडी शुरुआत के बाद हमने मोमेंटम पकड़ लिया एकदम से। ऐसा लगा बाजार एकदम डिसाइसिव मूव की तरफ बढ़ रहा है। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू दिए 482 के। अब तक इतिहास में ये लेवल नहीं छुए थे। एक समय भारतीय बाजार 60-65 अंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था और बहुत देर उन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करा। फिर अचानक एक शार्प सेल ऑफ आया। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे देख पाए हो, वो 64 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 125 पॉइंट से ज्यादा एक समय गिर गया था और फाइनली कमजोरी सुस्ती क्लोज हुई है। क्लोज तो मैं कह सकता हूं कंसोलिडेशन का मूड है, पर आज इंटरनल्स बाजार के बेहद इंटरेस्टिंग थे और बहुत सरप्राइजिंग थे। भाई, ये तो सब मान के चल रहे थे कि आज बहुत ज्यादा पोजीशन कैरी नहीं करना है। एक बड़ा बाइनरी इवेंट खड़ा है हमारे सामने। बाइनरी इवेंट मतलब जब फेड की बैठक आएगी तो आर या पार होगा भारतीय ग्लोबल बाजारों के लिए, ग्लोबल इक्विटीज के लिए। तो इस तरह के बाइनरी इवेंट से पहले आप सिर्फ सट्टा कर रहे होते, आपको पता थोड़ा ना है फेड चेयर और उनके एफओएमसी मेंबर्स क्या फाइनली डिसाइड करेंगे ब्याज दरों पर। तो ब्लाइंड गेम से अच्छा होता है कि पोजीशंस बुक आउट कर लें। मेरे ख्याल से इसीलिए वो रिकॉर्ड हाई से आज अचानक 130-140 पॉइंट दबाव जो आया था, वो इसीलिए आया था कि लोग अपनी पोजीशंस उस इवेंट से पहले डंप कर रहे थे। और लॉजिकल भी है, ट्रेडिंग पोजीशंस तो एटलीस्ट डंप कर देनी थी। चैनल पे चर्चा भी लगातार हो रही थी, तो वो लॉजिकल था। पर इंटरेस्टिंग है, उसके परत नीचे देखिएगा। आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने पूरी तरह से मोमेंटम को ड्राइव करा। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक आज निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे। और उसके सामने आज एंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन आईटी की बहुत तगड़ी पिटाई हुई। कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस अच्छे खासे प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। मैंने अभी स्क्रॉल में देखा था, टीसीएस रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, आएंगे भी। आज निफ्टी का टॉप लूजर था, मैं उस पर अलग से बातचीत कर लूंगा जब मार्केट्स की बात हो जाएगी। हाँ, एक दिक्कत की बात ऑफ लेट ये बन रही है, ब्रॉडर मार्केट ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, आईटी पिट रहा है, तो कोई बैंक सपोर्ट के लिए थोड़ा आ रहे हैं, तो इंडेक्स को मैनेज कर ले रहे हैं। पर ब्रॉडर मार्केट्स कल भी 3:5 डिक्लाइंस के फेवर में था, आज भी 1:2 से ज्यादा डिटोरिएटेड था। यानी कि एक बढ़ रहा था तो दो से ज्यादा स्टॉक कमजोर थे, दबाव में थे। ये ब्रेथ कमजोर होना, ब्रॉडर मार्केट्स की पिटाई होना, ये दिक्कत की बात है हम और आप रिटेल के पोर्टफोलियोज के लिए। तो वो पॉकेट ठंडी पड़ी है। खैर, वी हैव टू स्टार्ट अफ्रेश कल सुबह, ये ध्यान रखिएगा। पोजीशंस जो अपन बातचीत कर रहे थे 25,400 के आसपास, वो टसल जोन 25,500 पे तगड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और नीचे 25,200 25,300 के जोन्स पे पुट राइटर्स। उठा के देखिए आज का सेशन, इन्हीं जोन्स के बीच में पूरे दिन भर राइटर्स के जोन्स में कामकाज हुआ। और पिछले 3 दिनों से यही कहानी है। जब से थर्सडे को तगड़ा मूव आया था, उसके बाद से हम राइटर्स के जोन्स में सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। अब आज व्यू देना मार्केट्स के लिए तो मुश्किल बात है, क्योंकि कल सारे समीकरण बदल जाएंगे। हु नोज, एक बड़ा गैप अप या हु नोज एक बड़ा गैप डाउन की तैयारी हो रही हो। तो जब होगी तब होगी। फेड की मीट के आउटकम प्रोबेबिलिटीज पे आऊंगा। पहले वो जो टीसीएस से सवाल उठाया गया था, मुझे लगता नहीं है पैनिक मोड में जाना चाहिए आज। हाँ, सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि इस तरह की पिटाई, जबकि आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट तो बड़े उत्साहित आउटकम की बात कर रही थी कि यहां से अच्छी तेजी, अच्छा चाल देखने को मिलेगी मेरे ख्याल से। और वो बाद में रियलाइज किया कि इस तरह से स्ट्रीट ने ले लिया। एक्सेंचर एक आईटी कंपनी जिसका बहुत कुछ क्या आउटसोर्सिंग का मॉडल है, जैसे अपने इन्फोसिस, टीसीएस, लार्जली दिग्गज आईटी कंपनीज का है, बिल्कुल सिमिलर बिजनेस मॉडल में काम करती है। उसने अपनी वो जो प्रमोशन साइकिल है उसे डिले कर दिया था। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि हम लोग पहले जो करते थे दिसंबर में, मतलब आने वाली थी इस साल के एंड में, हम जून से करेंगे। इसको बाजार ने ऐसा लिया कि ऐसा तो नहीं है कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है एनवायरमेंट टाइटन हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमी थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है, इस बात का डर।
असल में क्या हुआ, कई सारी और कंसल्टिंग कंपनीज ने अपनी स्टाफिंग को एडजस्ट किया है, तो इसको बाजार ने थोड़ा एक्सट्रापोलेट कर लिया था। हालांकि एक्सेंचर के रैशनल मुझे बुरे नहीं लगे, वो सही कह रहे थे कि हमारी जो साइकिल है हमें अलाइन करने की ज़रूरत है। जब क्लैरिटी आए, क्लाइंट क्लैरिटी, अब आप दिसंबर में हाइक ले रहे हो और जनवरी फरवरी में आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि अगले साल की साइकिल रहेगी कैसी, सीएटीओस सीएफओस कितना खर्च करेंगे आईटी पे, कोई क्लैरिटी नहीं है अपने पास। तो वो बेसिकली कह रहे हैं हम रीअलाइन हमेशा के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जब क्लैरिटी आ जाएगी उस कैलेंडर ईयर की, उस फाइनेंशियल ईयर की, तब हम फिर प्रमोशंस देंगे या फिर एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करेंगे, दरें बढ़ाएंगे, हाइक करेंगे, जो भी करना है। तो लॉजिकल था। थोड़ा सा क्या है, फ्रॉथ होगा, एक्सेंचर के खुद का स्टॉक ठंडा पड़ गया, तो और हमारे अभी बहाना बन गया एक बड़े इवेंट से पहले कि यार सब मूड मॉल ठंडा पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैंने उस दिन भी जब आईटी की बात करी थी, मेरे ख्याल से इन्फोसिस की बात करी थी, तब मैंने कहा था एक बड़ा इवेंट है, उसकी रीड थ्रू देख लेंगे, उसके बाद आईटी पे फाइनल कॉल लेंगे। पर हैं बहुत बड़े कैश फ्लो जनरेटर्स, और वो रिपोर्ट 5,500 ऑड लेवल्स की शायद बात कर रही थी आज। ये उस तरह की कंपनीज हैं, उस तरह की कैश काउज हैं जो पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं रह सकते हो, तो आप इनके ईटीएफ लो या इनके कोई आईटी सेंट्रिक म्यूचुअल फंड लो, वो आपकी मर्जी है। पर मुझे लगता है एसआईपीज अगर कुछ अच्छी पॉकेट्स हैं जिसमें आप थीमेटिकली प्ले करना चाहते हो, तो आईटी है, नो डाउट। अच्छा, इसी के साथ जो किसने फेड बैठक बेसिकली अब किसी को नहीं पता, दरों में कटौती शायद गिवन है 25 हो या 50 बेसिस पॉइंट हो। 25 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी कि इकोनॉमी उतनी बिगड़ी हुई नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती शायद एफओएमसी मेंबर्स, फेड मेंबर्स की रीडिंग की इकोनॉमी वाकई काफी ठंडी पड़ रही है, तो वो उस तरह से बाजार लेगा। पर एक वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट आज थोड़ी दोपहर में मैं डिस्कस कर रहा था, वो रिपोर्ट शायद आपको एक कर्टन रेजर दे रही है आज शाम को क्या होगा। वो रिपोर्ट कह रही है 25 अभी, और 2 महीने बाद 25 काटना है, तो क्यों ना 50 अभी के अभी काट दिए जाए। भाई आपका ऑफलेट डेटा, मैक्रो डेटा डिटोरिएट हो रहा है, लेबर मार्केट्स में कंसर्न्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 4.2 4.3% पे पहुंच गया है, तो क्या पता और डिटोरिएट हो जाएगा। जब करना ही है 2 महीने बाद, तो क्यों ना फ्रंट लोड कर दो एक साथ 50 बेसिस पॉइंट। और वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट दरअसल कहते हैं फेड के ईयर्स हैं, आमतौर पे उसी तरफ बढ़ा जाता है, उसकी तैयारी कराती है। इसीलिए वो जो पोल देख रहे थे आप तमाम एनालिस्ट का वहाँ यूएस में, क्यों टिल्ट हो गया एकदम से 50 बेसिस पॉइंट पे 65% लोग, इसी रिपोर्ट के बाद। तो देखते हैं, वो आपको मैं कर्टन रेजर के टाइप से दे रहा था, उस बात का ध्यान रखिएगा। ओरेकल फाइनेंशियल्स, अभी मैंने कहा इज इट राइट टाइम टू बाय, और ये सब जो सवाल हैं, ओरेकल एज अ पेरेंट बहुत अच्छा कर रही है, और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो भारत में कंपनी है, वो ऑलमोस्ट 50% अपने रेवेन्यू सिर्फ अपने पेरेंट ओरेकल लिंक से कमाती है। तो अगर पेरेंट अच्छा कर रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, पर ये स्टॉक में लार्जली प्राइस्ड इन है, इसीलिए इस तरह से री रेट हो गया ये ओरेकल फाइनेंशियल्स का काउंटर। जब मैंने अब टीसीएस और अभी ब्याज दरों की बात करी है, थोड़ा सा आउटकम आने देते हैं उसके बाद। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद निकला है, इसका पेरेंट बहुत अच्छा कर रहा है, उसका भरपूर फायदा स्टॉक इसीलिए रह के बाइंग भी दिखा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड हमने सर बिलाल फारूकी साहब कल ही बात करी है, तो अब मैं उस पर रिविजिट नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिपीटेशन होगी। एक बार अब कल का प्लीज अगर हुआ तो वीडियो निकाल के देखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड पे अपन ने उसमें बहुत चर्चा करी थी। अच्छा, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, मेरा मानना है कि अच्छा, बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है ऑफिस स्पेस, ये मेरे ख्याल से हाल की लिस्टिंग थी, है ना, और बाजार का रह के कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस कंपनी के साथ, क्योंकि इन्होंने FY25 की जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस, वो EBITDA की गाइडेंस, और इवन वो जो ऑपरेशनल कमिटमेंट्स किए थे कि हम इतनी सीट्स तक पहुंच जाएंगे, उस तरफ अग्रसर नजर आ रही है। तो इसीलिए ऑफिस पे लेकर स्ट्रीट थोड़ी सी बुलिश हो रही है, स्ट्रीट का थोड़ा सा भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक हाल फिलहाल की रिपोर्ट ये हाईलाइट भी कर रही थी कि कंपाउंडिंग स्टोरी इज ऑन ट्रैक, इसको लेकर इसीलिए वो बात हो रही थी। बढ़िया है, एसेट लाइट मॉडल है जिसके थ्रू एक्सपैंड करते हैं, और मेरे ख्याल से एक होल्ड का कॉल होगा। होल्ड का कॉल लार्जली इसलिए कह रहा हूँ, ये खैर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको करना क्या है। IRCTC में क्या करें, यश खंडल कह रहे हैं, ये
मैं इस समय आया हूँ इसमें यूट्यूब पे। यूट्यूब पे IRCTC फॉर द टाइम बिंग होल्ड है। थोड़ा सा रेलवेज और थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक्स में जब अपन कल HAL की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रॉथ तो बन ही गया है। वो फ्रॉथ एक कंसर्न है। आई एम श्योर जिस तरह की एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो डिफेंस में चाहे रेलवेज में, ये स्टॉक्स में लोअर लेवल पे वापस बाइंग चैनलाइज होगी। लोअर लेवल्स की खरीद है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए फॉर द टाइम भी। डाबर इंडिया अच्छा है, मेरे हिसाब से बढ़िया FMCG कंपनी है, क्योंकि ये अपना जो टैम है, जिसे अपन कहते हैं ना, वो टेक्निकल जार्गन, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, उसे लगातार एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। प्रीमियमाइजेशन पे इस कंपनी का बढ़िया फोकस है, बढ़िया थ्रस्ट बना हुआ है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, FMCG में बीच में रह के बाइंग क्यों आई थी? क्योंकि रूरल से होप्स जागने लगी थी, रूरल से हालात सुधरने के इंडिकेशंस फाइनली आना शुरू हुए थे। इसके केस में भी वही हो रहा है, और इसके रूरल डिपेंडेंस बढ़िया है और रूरल अच्छा कर रहा है। कई रिपोर्ट्स ये तक हाईलाइट करती हैं कि शायद रूरल अब यहां से अर्बन को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो स्वीट स्पॉट में इसलिए FMCG कंपनीज, खास तौर पे जिनका रूरल थ्रस्ट है, और ये सब तब हो रहा है जब इसने ऑलरेडी कुछ प्राइस हाइक्स FY25 में ले रखी हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब वो कितनी सही पड़ती है वो पता नहीं, ऐसे कहा जाता है, अभी तक तो सब बढ़िया पटरी पे चल रहा है। कहा यह जाता है कि जब बारिश बढ़िया पड़ती है ना, तो ठंड भी उतनी सॉलिड आती है। तो बारिश अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री बढ़िया रही है इस बार, तो विंटर प्रोडक्ट्स की डिमांड वो बायंसी रखेगी इस स्टॉक में, ये ध्यान रखना। ये सब नेचुरल चीजें हैं, बाजार रीड थ्रू करेगा, इसलिए विंटर प्रोडक्ट्स की बायंसी फायदा देगी स्टॉक को। अच्छा, डाबर इंडिया के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने पढ़ा ऑफ लेट, ये पहला दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा कर रहे हैं, ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे टेलविंड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करा है, जिसके चलते अब FMCG एज अ स्पेस, और स्पेसिफिकली क्योंकि डाबर में आपने सवाल उठाया था, मुझे लगता है एक बढ़िया होल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस पे प्रदीप सोनी सर छोड़ देते हैं, क्योंकि अपन लोग जिस प्लेटफॉर्म पे समय बातचीत कर रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन उसी के पास है। कभी गाबा सर जुड़ेंगे, चाचा भतीजा निफ्टी में हुआ तो कल जुड़ रहे होंगे, तब रिलायंस रिलेटेड जब आप लोग सवाल पूछोगे तो उनसे पूछना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैं बाकी प्लेटफॉर्म से भी जा रहा हूँ, सब पे एक एक करके सवाल ले रहा हूँ। ये यूरेका फोर्ब्स, यार यूरेका फोर्ब्स वैसे बिजनेस अच्छा है, बिजनेस अच्छा इसीलिए क्योंकि अपन ने बचपन से, अपन आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब अपनी हम उम्र होंगे, मैं छोटा हूँ, आप सब भी छोटे ही होंगे। तो यूरेका फोर्ब्स वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स, वो वाटर प्यूरिफायर्स, वो वैक्यूम क्लीनर्स, अपन किस ज़माने से देख रहे हैं। आज भी ये कंपनी इस पॉकेट में टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने ब्यूटीफुली इनोवेशन पे फोकस करा है। तो बेसिकली है बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन रीच है इस कंपनी का। देश के तमाम पिन कोड पे, कहते हैं वो, अब कितने वित्ते याद नहीं मुझे, बहुत तमाम पिन कोड्स पे इस कंपनी की रीच पहुंची हुई है। इस तरह से पैर जमाए हुए आज से नहीं, दशकों से यूरेका फोर्ब्स ने इसमें। मेरे लिए एक, अच्छा, ई कॉमर्स बढ़ रहा है तो उसका फायदा मिल रहा है इस कंपनी को, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ई कॉमर्स के थ्रू बिकते भी हैं। मेरे लिए एक इशू है, यूरेका फोर्ब्स जिस वैल्यूएशन पे बैठा है, वो कई सारी ब्रोकरेजेस इस बात को हाईलाइट करती हैं, जैसे उन्होंने जो फैक्टर इन कर रखा था कि इसका पी मल्टीपल क्या होगा, ये उसी मल्टीपल्स पे आके खड़ी हुई है। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से, मल्टीपल्स के लिहाज से अब वो कंफर्ट नहीं है स्टॉक में। ये अलग बात है कि इस कंपनी के, जो अपन ने टेलविंड्स की बात करी, जो अच्छा बिजनेस है, तो अगर वो EPS इंप्रूव होगा तो इवेंचुअली वो पर्कुलेट होगा स्टॉक में। अदरवाइज मल्टीपल्स के लिहाज से रीजनेबली प्राइस नजर आता है, इसीलिए फ्रेश एंट्री वाला मामला तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बिजनेस अच्छा, वैल्यूएशन जस्ट, तो होल्ड करने का मामला जरूर हो सकता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आज किसी बात पे चर्चा में, आज सुबह अगर हमने देखा होगा तो हम लोगों ने सुबह सीधा सौदा में शायद बजाज फाइनेंस की चर्चा भी करी थी। वो थोड़ा सा लॉजिकल था, बजाज फाइनेंस का आज चलना या आने वाले दिनों में चलना। एक तो वैल्यूएशन का कंफर्ट इसी की सब्सिडरी को देखकर,
कल अपन लोग बजाज फाइनेंस की चर्चा, हाउसिंग फाइनेंस की चर्चा कर रहे थे। वीजा भी बजाज फाइनेंस के कंफर्ट देखिए, ये अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज से ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, ऐसा कह लीजिए। सुबह जब बातचीत हो रही थी तो कई लोग कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चलने से फायदा होगा, वो उस पर बहुत ज्यादा दाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आ गया है, तो होल्डको का डिस्काउंट जो है वो सारा फायदा विलुप्त हो जाता है। पर ये अच्छी बात है कि एक रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट थी सब्सिडरी को लिस्ट कराने की मैंडेटरीली, वो ब्यूटीफुली इसने पार लगा लिया। तो वो एक की ओवरहैंग छट गया है, वैल्यूएशंस का सब्सिडी के सामने कंफर्ट मिलता है। कई सारे रीजंस हैं, जो बजाज फाइनेंस इसी ग्रुप में उतरना था तो आपको वैल्यूएशन का बहुत बढ़िया कम, बजाज फिनसर्व में क्या होता है और होल्डिंग अपनी डिस्काउंट लग जाता है, तो बजाज फाइनेंस एक वायबल अल्टरनेटिव था। वैसे आज कहना गलत है, आज तो बैंक्स और फाइनेंशियल का वैसे ही दिन था, तो सब बहती गंगा में चल रहे थे। श्रीराम फाइनेंस तो 4-4.5% तक चल गया था, तो सब चले, पर वो कंफर्ट भी था शायद इस पॉकेट स्टॉक के साथ। चलिए काम करा जाए, अब इस नोट पर समेटा जाए इसके डिस्कशन को। कल फिर इसी समय 3:30 बजे के आसपास आप लोगों से मुलाकात होगी, तब बाकी के स्टॉक्स पे चर्चा। और कल 11:30 बजे प्रकाश गाबा सर तो वैसे ही जुड़ने वाले हैं। कल थर्सडे है, चाचा भतीजा और निफ्टी का दिन है, तो कई सारे कैश के स्टॉक्स, इलिक्विड स्टॉक्स या कई सारे ये रिलायंस रिलेटेड जिन पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाते, ये सारी क्वेरीज मैं कोशिश करूंगा जब आप लोग उठाओगे 11:30 बजे गाबा सर के साथ, तो वहाँ पे इन क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। चलिए।